भाई मुझे नहीं लगता ये काम बादशाह या किसी और का है। तुम क्या कहना चाहते हो हमजा? मलाइका मुश्ताल हुई। देखो मलाइका, अगर लड़की की किडनैपिंग हुई है तो अब तक हमें कोई फ़ोन कॉल आ जानी चाहिए थी। और आप सबको क्या लगता है बादशाह जैसा बंदा इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर यूं ही चुप बैठेगा? नहीं, वो मज़ीद हमें जलील करने के लिए हमें कॉल ज़रूर करता, हमें मज़ीद तड़पाता। हमजा की बात में दम था। वो सब सोच में पड़ गए। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक लड़कियां गाड़ी लेकर खुद गई हैं, वो भी सुबह 6 बजे के करीब। वकास और फैसल उनके बीच आए। गार्ड भी यही कह रहा है, वो तीनों ही गई हैं, कोई उनके साथ नहीं था। अहमद और याया भी वापस आए। मतलब एक बात क्लियर है, लड़कियां जहां भी हैं सही सलामत हैं। तो फिर उनके फोन क्यों ऑफ है? मलाइका ने आर्यन को देखा। शायद वो नताशा की तरफ गई हूँ। मुरसलीन ने काफी देर सोचने के बाद बोला था। सबने एक दफा की भी किया। बड़े पापा, मैं नताशा से मालूम करता हूँ। मुरसलीन ने मोबाइल निकाले, कॉल मिलाई। कॉल स्पीकर पर डाले। हेलो, क्या मुसीबत है तुम्हें? उसकी नींद में डूबी आवाज उभरी। आर्यन, फैसिल, मलाइका समेत सबने चेहरे पर हाथ फेरे। रुख इधर उधर मुड़ा। मुरसलीन थी तोहीन पर सफर के खून भर के कुछ कहता। नताशा चीख पड़ी। अब बोलोगी कुछ? कॉल क्यों की है? ना रात को तुम्हें चैन आता है ना सुबह को। नताशा के जुमले पर जहां मुरसलीन का चेहरा सुर्ख पड़ा, वहीं सबने हैरत से आंखें फाड़े मुरसलीन को घूरा। शाजा ने अहमद को कोनी मारी। अहमद ने दांत निकाले। रात भी तुमने 2 बजे तक अपनी फजूल गोइयां मुझ पे झाड़ी हैं। वो मजीद बोली, मगर मुरसलीन अब भी खामोश रहा। उसे तो नस से उठाना मुश्किल हो रहा था। ना जाने सब क्या सोच रहे होंगे। वो तो इस वक्त को कोस रहा था जब उससे कॉल स्पीकर पर डाली थी। हेलो। नताशा को लगा कॉल कट गई। नताशा बेटा। मगर दूसरी तरफ आर्यन की आवाज़ पर वो बेड से उछली। जी जी आर्यन अंकल, आप? उसकी जुबान लड़खड़ाई। तो मुरसलीन ने मजीद दांत पीसे। बेटा, ईज़ा, उमाइमा और अफ़ाफ आपकी तरफ आई हैं। आर्यन मुद्दे पर आया। नहीं अंकल, मेरी तरफ तो नहीं आई वो। अंकल क्या हुआ है? और वो तीनों कहाँ हैं? उसके पूछने पर आर्यन ने उसे सारी बात तफसील से बताई। व्हाट? वो ऐसे कैसे तीनों कहीं भी जा सकती हैं? नताशा छलांग लगाई बेड से उठी थी। आर्यन खामोश खड़ा था। नताशा ने फौरन दिमाग लड़ाया। आर्यन अंकल, आपने उनकी लोकेशन ट्रेस करवाई? वो पेंडेंट जो उनके पास से? हाँ, ताहा से कहा है, वो पता कर रहा है। जहाँ वकास बोला वहीं नताशा ने थूक निकला। डैड, आप भी वहाँ हैं? जी, कॉल स्पीकर पर है। बताने वाला याह्या मीर था। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी छा गई। नताशा तो मुरसलीन के गुस्से को सोचते हुए सर पकड़ कर रह गई थी। ये क्या कह दिया? अब उस आइसफियर ने मेरा कत्ल ही कर डालना है। नताशा ने खुद को रपटा। वहीं दूसरी तरफ हमसा की आवाज़ उभरी। ताहा का मैसेज आया है भाई, लोकेशन मलिक विला की ही शो हो रही है। मतलब वो तीनों अपनी मर्जी से गई हैं। फैसल ने गहरा सांस भर देखा। मगर ढूंढना तो फिर भी लाजमी है। बादशाह हान ताक में बैठा है, अगर उसे मौका मिला तो वो कुछ भी कर गुजरेगा। वैसे भी अपनी बहन का कातिल आप लोगों को ही समझ रहा है। एमन ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मगर कैसे ढूंढे, कैसे और कहाँ? सबके दिमागों में उठता हुआ मुश्तरका सवाल था। तभी नताशा की दिमाग की घंटी बजी। आर्यन अंकल, शायद हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। नताशा की फिक्रे पर सबका रुआ रुआ कान बन गया था। कैसे, जल्दी बताओ। अंकल, मैंने अफवाफ को एक रिंग दी थी। उसमें चिप फिट है जिसके बारे में उसे मालूम नहीं है। हम उसके जरिए उसे ढूंढ सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती इस वक्त तुम मुझे कितनी अच्छी लग रही हो नताशा। तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। कोई कुछ कहता या फौरन बोला था। तुम 2 मिनट चुप रहोगे? नताशा बेटा, लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करो, हम विलास से निकल रहे हैं। आर्यन ने बात खत्म करते मोबाइल मुरसलीन को पकड़ाया। मुरसलीन, बात सुनो मेरी। नताशा की आवाज़ पे उससे मोबाइल कान से लगाया। इतना सब कुछ सुना चुकी हो, और क्या सुनो अब? वो एकदम से फट पड़ा। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। कॉल। जिस काम के लिए रोका है वो बताओ, मुझे जाना है। मुझे प्लीज़ पिक कर लो। मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है। ओके, रेडी रहो, आ रहा हूं मैं। मुरसलीन ने मोबाइल वापस रखा। मलिक विलास से 4 गाड़ियां आगे पीछे निकली थीं। एक में अमर और याया थे। दूसरी में मुरसलीन अकेला था। तीसरी गाड़ी में वकास और मलाइका थे। जबकि चौथी गाड़ी में आर्यन, हमजा और फैसल इकट्ठे थे। वो इस वक्त एक बेकरी पर मौजूद थी। ब्लैक जींस और ब्लैक शर्ट, उस पर जैकेट पहने, सर पर हिजाब ओढ़े, बड़े बड़े गोगल्स लगाए रखे थे। वो नाक की सेध में चलती बेकरी के काउंटर पर आई और अपना कार्ड दिया। कॉफ़ी के इंतज़ार में खड़ी उससे इधर-उधर देखा। बेकरी में उसके सिवा और कोई नहीं था। तभी बेकरी का दरवाज़ा फिर खुला। ईज़ा ने आने वाली हस्सी को यूं ही मुड़कर देखा।
फिर वैसे ही नसें घुमा ली, मगर अगले ही लम्हे उससे फटाक से गर्दन मुड़ी थी। तुम यहाँ भी? शुक्र है पहचाना तो सही, वरना मुझे लगा था जितनी कॉल्स मैं कर चुका हूँ तो मुझे भूल ही गई हो। सिकंदर आज भी उसके सामने मास्क लगाए आया था। ईसा काजल से भरी आंखों में शाल भरे बस उसे घूरे जा रही थी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है, हाँ? और मुझे मालूम था तुम जैसा कोई सड़क छाप गुंडा ही ऐसी हरकत कर सकता है। ईसा ने उसे ईसा ने उसकी लातादाद कॉल्स करने पर टोंट किया। जवाबन बेकरी की दीवार से टेक लगाए खड़े सिकंदर ने सर पैर बागौर उसे देखा, जैसे कुछ पावर करवाना चाहा हो, मगर वो भी ईसा आर्यान मलिक थी। जवाबन वो भी तहम्मुल से सीने पर हाथ बांधे और 2 कदम का फासला छोड़ते उससे करीब आई थी। मैंने कल 4 लड़कों को ब्लॉक किया है जो मुझसे शादी करना चाहते थे, और एक बेचारे को कल शाम ही उसके प्रपोजल पूरा करने से पहले ही मैंने रिजेक्ट किया है। और अब अगर तुम उन 5 की लिस्ट में छठे इंसान के तौर पर शामिल नहीं होना चाहते, तो आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं ज़ुबान से ज़्यादा हाथ बेहतर चला देती हूँ। वो जितने तहम्मुल से बोली, सिकंदर ने हैरत से आंखें फाड़े उसे देखा। आज पहली बार उसे किसी लड़की ने हैरान किया था। वो सिर्फ तेज नहीं थी, शातिर भी थी। वो जानती थी कब किससे क्या जवाब देना है। सिकंदर ने दिल ही दिल में आर्यान मलिक को दाद दी थी, जिससे अपनी बेटी को शेरनी बनाया था। और अगर मैं रास्ते में आऊँ तो? सिकंदर ने कहा तो जानते ही ईसा वापस पलट आई। हो कौन तुम, और इतनी दीदा दिलेरी दी किससे है तुम्हें? जानते भी हो किसकी बेटी हूं मैं, और मेरे भाइयों को जानते हो तुम? हशर बिगाड़ देंगे तुम्हारा अगर मैंने उन्हें कह दिया कि तुम मेरा रास्ता रोकते हो। क्यों? इस आर्यान मलिक में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाज़ाते खुद किसी सड़क छाप गुंडे को सबक सिखा सके, बावजूद इसके कि उसे अपने भाइयों को बताना पड़े? सिकंदर ने उसके करीब झुकते तमस्साना अंदाज में बोला, मगर इस सवाल का जवाब उसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाला था। ईसा ने उसकी चमकती आंखों में उभरता तासुर देखा, और फिर एक ही झटके में वो तासुर गायब हो गया जब ब्लैक फॉरेस्ट चॉकलेट केक सिकंदर हासिक मुगल के चेहरे की जीनत बना था। ईसा आर्यान मलिक ने बाज़ाते खुद जवाब दिया है, बताइए कैसा लगा आपको? सिकंदर अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उसने ऐसे जवाब की तवक्का कभी नहीं की थी। वो वैशी गैंगस्टर था जिसके खौफ से सामने मौजूद लोग नसें तक नहीं उठा पाते थे। उस चटांग भर की लड़की ने उसके चेहरे पर केक किसी फुटबॉल की तरह खींच कर मारा था। अगर उसकी जगह वहाँ कोई और होता, तब तक वो अपनी अगली सांस न ले सकता होता। टेस्ट कर लीजिएगा, ज़रूर पसंद आएगा आपको, ईसा कहकर पलटी। सिकंदर ने उसके कलाई दबोचे अपनी जानिब खींचा। मैं इसे ज़रूर टेस्ट करूंगा अगर तुम भी इसे मेरे साथ टेस्ट करो तो। जस्ट शट अप। फिर से शट अप कॉल। अब किस सिकंदर का मूड बिगड़ा। वो सीसा को अपनी जानी मसीद खींचा, जिससे वो बामुश्किल खुद को संभालती फासला कायम रख पाई थी। मेरा असूल है, जो शुरुआत करता है वही ख़त्म भी करता है। अब इसे साफ करो वरना। सिकंदर ने अपनी सर्द नसें झुकाई। उसके ताकों में ईसा ने भी देखा। उसकी वेस्ट खन देखते ईसा की आंखें हैरत से फैली। यही डर तो वो देखना चाहता था, मगर ये क्या, अभी वो उस डर को एंजॉय करता। ईसा का कहकर बेकरी में घुसा। वो लड़की अजीब थी। वो दुनिया की सीरियस से सीरियस सिचुएशन को भी एंजॉय करती थी। सिकंदर ने उसे अजीब नजरों से देखा। ऐसे रिएक्शन की उम्मीद मुझसे कभी मत रखना मिस्टर एक्स, कहते ही ईसा ने हाथ बढ़ाकर बैग से चिली पेपर स्प्रे निकाला और उसकी आंखों में छिड़क दिया। अगर वो गैंगस्टर था जिसके पास हमा वक्त गन मौजूद रहती थी, तो वो सरफिरी पंगेबाज लड़की थी जिसके पास हमा वक्त चिली पेपर स्प्रे रहता था। अगर फिर अपनी ऐसी हालत करवाने का शौक पैदा हो तो आ जाइएगा, एक मुलाकात और सही, वो शरीर लहजे में कहती बेकरी से बाहर निकल गई। पीछे सिकंदर जो सबसे सुर्ख होती आंखों को बामुश्किल खोले खड़ा था, उसके जाते ही एकदम से चीखा था। पानी ला कर दो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ना बेकरी के शो केस में देखते उससे मजीद गुस्सा आया था। सर से लेकर गर्दन तक हर जगह केक लगा था, साथ आंखों का भी पेड़ा कर खोआ था। नताशा गाय भगाए उसके चेहरे पर नजर डाल रही थी। नताशा बेटा, लोकेशन ट्रेस हुई? जी अंकल, अफाफ की लोकेशन यहाँ से कुछ दूरी पर एक बीच की शो हो रही है। कितनी दूरी पे है ये जगह? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे अंकल, नताशा बताकर खामोश हो गई। गाड़ी में फिर से खामोशी छा गई थी। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? वो भी शायद बोलने के मौके में बैठा था, उससे झट से बोल पड़ा। पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मुरसलीन बड़बड़ाया तो नताशा ने आंखें घुमाकर उसे देखा। तुम औरतों से तो बात करना ही फजूल है। वो मजीद बोला, तो क्यों आए थे फिर मेरे पास? मैंने तो नहीं बुलाया था तुम्हें। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे तुम्हारी फिक्र। तुम्हें कब से मेरी फिक्र सताने लगी आई स्वेयर? नताशा शरीर लहजे में बोली तो मुरसलीन ने चेहरे पर हाथ फेरा।
जब से तुम्हें समझने लगा हूँ शायद तब से। वो एक ही जिस्म कह गया। वो हैरत में डूबी रह गई। वही जुमला तो उसे सुनना था। तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो आइसफियर? हाँ, वो कहकर पल को रुका। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ और वो झट से बोली। मुरसली ने नताशा की तरफ देखा। शायद मेरी राय तुम्हारे बारे में गलत थी। तुम इतनी भी बदतमीज नहीं हो जितनी मैं समझता था। उसकी बात सुनकर जहाँ नताशा का मुंह बना, वहीं मुरसलीन का मदम कहकर गाड़ी में कूदा था। वो कितने अरसे बाद यूं उसे हंसता देख रही थी। वैसे मुझे लगा था तुम कहोगे तुम्हें मुझसे जरा जरा सी मोहब्बत हो रही है। नताशा ने मुंह बस कर कहा। मोहब्बत जरा जरा सी नहीं होती, या तो वो होती है या नहीं होती। और जिस दिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ महसूस होगा तो वो ये जरा जरा सी मोहब्बत तो हरगिज नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? मुरसलीन ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी, नताशा को देखा और जरा सा मुस्कुराया। इश्क होगा। उसकी तिलिस्म बिखेरती मुस्कुराहट उन हुर्फों ने नताशा की धड़कनों को मुंतशिर किया था। उसके चेहरे पर फैले तासुरात को मुरसलीन ने बागौर जांचा। हमारा प्लान तो सीधा कॉटेज जाने का था ना? ड्राई फ्रूट केक का टुकड़ा मुंह में रखते उमायमा ने संजीदगी से पूछा। हाँ, था, मगर अफाफ का दिल समंदर देखने का कर रहा था। ड्राइव करते ईसा ने भी वैसे ही जवाब दिया। वैसे आप भी, हमें बहुत डांट पड़ने वाली है। देखा जाएगा अफाफ, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईसा ने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करते इंतहाई संजीदा लहजे में कहा था। उन्होंने सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक किया तो कुछ सेकंड्स बाद उनकी गाड़ी के बिल्कुल करीब आई थी, जिसमें 4 मनचले लड़के सवार थे। उनकी ड्रेसिंग और हुलिये से वो चारों को ऐश घर के लड़के मालूम होते थे। बेबी लेट्स डू अ रेस। ड्राइव करते लड़के ने फिक्रा उछाला, जिस पर उमायमा ने सर्द नजर उस पर डालते कहा। साउंड्स नाइस ब्रो, बट वी आर नॉट अवेलेबल। गाड़ी का शीशा एकदम से ऊपर करते उमायमा ने वैसे ही संजीदगी से गॉगल्स वापस लगाए थे, जबकि पीछे बैठी अफाफ उसके सर्द लहजे पर पल खा कर रह गई थी। अगले 15 मिनट में गाड़ी की स्पीड में सी तेज करते ईसा ने बीच पर गाड़ी रोकी। अफाफ चहकती गाड़ी से बाहर निकली। ईसा और उमायमा भी उसके पीछे बाहर निकली। उमायमा वहीं रुक के एक बेंच पर बैठ गई। ईसा गाड़ी से अपना बैग लेने गई थी। वापस आते उसकी नज़र अफाफ पर पड़ी, जो पानी में वॉक कर रही थी। फिर उससे उमायमा को देखा, जो बिल्कुल चुप साधे बैठी थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वो ईसा की गलत बात भी मान रही थी और उसे टोक भी नहीं रही थी। उसके चेहरे पे रक्स करती वो परसों वाली मासूमियत और डर अब कहीं नहीं दिखता था। उसकी आंखों में रची वो कीटाणु जैसी सिंची थी। देखकर कोई भी ये कहने से कासिर था कि कभी इन आंखों में बला की मासूमियत और खौफ भी रहा होगा। वो बदल नहीं रही थी, वो बदल गई थी। शायद उन हादसों की बदौलत जिन्होंने उसे तोड़ा तो था, मगर जोड़ा ऐसे जैसे कोई पत्थर हो। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी और सख्तपन उसके अंदर परवान चढ़ते उन नए हौसलों की दास्तान सुनाता था, जिनकी सद में कई जिंदगियां आने वाली थीं। वो यूं ही चलती उसके पास आके रुक बैठी। ईसा ने गहरा सांस उस खुली हवा में भरा। ना जाने कब से वो इस सुकून के लिए भटक रही थी, जो आज वहाँ था, उस हंगामे वाली जिंदगी से दूर। गार्ड्स, बॉडीगार्ड, लड़ाई झगड़े, उन सब से दूर आज वो खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। फिर अचानक उनके चेहरे एकदम से भीग गए। अफाफ ने पानी की बोतल उनके सर पर उंडेली थी। क्या अभी आप दोनों ऐसे बुत बन के क्यों बैठी हैं? इंजॉय करते हैं ना? अफाफ उन्हें मुंह बना के बैठे देख बसारियत से कहा। ईसा और उमायमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, इंजॉय करते हैं, उमायमा ने कहते पास पड़ी पानी की बोतल अफाफ पर उंडेली ही थी। ईसा ने अपनी पानी की बोतल उमायमा पर उंडेली समंदर की तरफ दौड़ लगाई। वो दोनों भी उसके पीछे भागी थी। समंदर की सतह पर पहुंचते ईसा उनसे बचने के लिए आगे को मजीद भागी और पानी हाथों के प्याले में भर उन पर फेंका। उन तीनों की खूबसूरत हंसी समुद्र किनारे खनक रही थी। एक दूसरे के साथ उन्होंने खूब इंजॉय किया था। अफाफ ईसा का बैग लेकर आगे को भागी थी और ईसा अपने बैग के लिए उसके पीछे। उमायमा ने मुस्कुराते अफाफ का कैमरा उठाया, उनकी 2-3 पिक्चर्स ली। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। अपने पीछे किसी की भारी आवाज़ महसूस करते वो पलटी। हमारी भी एक पिक्चर बना लो अपने साथ। क्या कहती हो लड़की? ये वही गाड़ी वाले लड़के थे जिनकी गाड़ी को उन्होंने ओवरटेक किया था। उमायमा का मूड उन्हें देखते ही खसरनाक हद तक खराब हुआ। वहीं दूसरी तरफ अफाफ ने उन लड़कों को उमायमा के पास देखते ईसा को इशारा दिया, तो वो भी बैग थामे फौरन से उनके पास आए। अब मंजर कुछ यूं था, वो चारों एक साथ उनके सामने दीवार नुमा खड़े थे, जबकि वो तीनों भी उनकी रूबरू हुई थीं। क्या मसला है तुम लोगों के साथ? ईसा गुस्से से फनकारी। हम तो बस एक पिक्चर का बोल रहे थे।
उनमें से एक ने ईसा को सरता पैर गलीज नसों से देखते शरीर लहजे में कहा, मगर हम आपके साथ पिक्चर लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। भाई, आप लोग जा सकते हैं। उमाइमा चेटानू जैसे सख्ती में धीरे लहजे में कहती। अफाफ का हाथ थामे साइड से निकलती। उनमें से एक सामने आ खड़ा हुआ। इतना भी क्या नखरा, एक पिक्चर की ही तो बात है। तुम्हारी बहन है? उमाइमा ने नरम लहजे में पूछा। उस अचानक सवाल पर वो जरा चौकन्ने हुए, फिर एक ने सरसवाद में हिलाया। उसे ले आओ, मेरा भाई उसके साथ पिक्चर बनवा लेगा, फिर मैं तुम्हारे। उमाइमा मजीद कुछ कहती। उनमें से एक आगे आता, उस पर हाथ उठाता। ईसा ने तेजी से उसका हाथ हवा में ही रोक दिया। हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, वरना यहाँ जंग छिड़ जाएगी। वो पथरीले लहजे में गोया हुई, मगर मर्द असर का बेवकूफ औरत को सिर्फ नाजुक ही समझता रह जाता और सोचता उससे बातें कर सकती है। देखते हैं। उनमें से एक ने उमाइमा के हिजाब पर हाथ डालने की कोशिश की, और वो हुआ था जो उसकी साथ पुश्तें भी नहीं भूलने वाली थी। उमाइमा ने उसके बढ़ते हाथ को एक जिस से पकड़े उसे कमर के पीछे ले जाते इतनी बेदर्दी से मोड़ा कि उस लड़की की चीखें उस खामोश फिजा में बुलंद हो गई। कहा था ना हाथ मत लगाना। उमाइमा ने धारते टांग उसके पेट में मारी। वो पल खा के जमीन पर गिरा। दूसरी तरफ बाकी के 3 लड़के भी आगे आए थे। ईसा ने उन्हें अपनी तरफ आते देख अपने नाखून देखे, फिर तासुब से उन्हें देखा, और फिर वो जैसे ही करीब आए उससे पीछे भी छुपाया स्प्रे उन तीनों की आंखों में छिड़क दिया। वो तीनों भी आंखों की जलन से बिलबिलाते पानी की तरफ भागे थे। वॉट, ऐसे क्या देख रही हो? अब इन छिछोरों की वजह से मैं अपने नाखून तो खराब नहीं कर सकती ना। कल ही नेल पेंट लगाया है। ईसा के मुंह बनाकर कहने पर वो तीनों हंस पड़े। चलो वापस चलते हैं। ईसा ने जैसे कहा वो वापसी के लिए पलटी। उनमें से एक लड़की ने उनके पीछे से गलासत बकी थी। वो तीनों एकदम से मुड़ी और सुर्ख आंखों को मलता उनकी तरफ आ रहा था। वो, आप ही रुके, मैं देखती हूँ इसे। ईसा आगे जाती। उमैमा आसीन फोल्ड करती आगे बढ़ी। हाथ को एक तर्ज से हवा में घुमाते उसे मुकाबिल की गर्दन में ऐसे मारा था। कड़ाक की आवाज़ आई थी। वो एक बार फिर जमीन पर गिर पड़ा। बाकियों ने आगे आने की हिम्मत नहीं की थी। जब एक बार कहा है कि हमारे रास्ते से हट जाओ तो मतलब हट जाओ। दर्द से बिलबिलाते अपनी गर्दन के दर्द से निढाल जमीन पर पड़े शख्स के करीब झुकती और सपाट अंदाज में खोया हुई। औरत के मयार को तुम जैसे मर्दों ने इतना सस्ता और गिरा दिया है कि तुम लोगों के लिए हर औरत घटिया है। पहले आंखों से हवस पूरी करते हो, और जब दिल ना भरे तो मर्दानगी का रूप झाड़ने के लिए उसे सिर्फ नाजुक समझ उस पर सुन करने पहुंच जाते हो। तुम जैसे घटिया मर्दों की वजह से ही लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं, और जो तुम जैसे कुछ घटिया मर्द जैसे तैसे अपनी हवस पूरी कर ले तो कुत्ते की तरह और जगह मुंह मारने निकल पड़ते हैं। मगर उस लड़की का क्या जिसकी जिंदगी तुम्हारी हवस की नजर हो गई? ये कभी नहीं सोचते तुम। मगर तुम लोग सोचोगे भी क्यों? जानवरों को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत जो नहीं बख्शी। उसके चेहरे पर थूके उमाइमा ने उसके पेट में ठोकर रसी थी। शाबाश मेरी शेरनी। ईसा एकदम से चहकी, मगर अगले ही लम्हे फिजा में गोली चलने की आवाज़ गूंजी और उमाइमा अपनी जगह साकित रह गई। उमाइमा के पीछे खड़ा वजूद ढेर हुआ था। लड़के के हाथ में मौजूद गन भी जमीन पर गिर पड़ी। उन तीनों ने झटके से गर्दन मोड़ी। जहां खड़ी लड़की गन वेस्ट में रखते उन्हें ही देख रही थी। वो लगभग उनकी ही हम उम्र थी। वाइट जीन्स पर ब्राउन शर्ट पहने, बालों का ढीला जूड़ा बना रखा था, हाफ स्लीव्स जैकेट, और हाथों में भी हाफ फिंगर्स ब्लैक लेदर के ग्लव्स पहन रखे थे। सफ़ेद रंगत, तीखे नकूश, स्याह आंखों में अनोखा सा जुनून रकम था। वो बबल चबाती उनके करीब आई थी। तुम कौन हो और इसे गोली क्यों मारी तुमने? मैं इनहरा कासमी हूँ। अगर इसे गोली ना मारती तो ये आपको शूट कर देता। उसने आम से लहजे में कहा। अजीब था ना, वो लड़की जो किसी की बात का दुरुस्त जवाब न देने वाली उन्हें एक ही बार में सब कुछ बता गई थी। मरा नहीं है, जिंदा है, गोली छू कर गुजरी है। अफवाह के देखने पर अनहरा ने यकीन दहानी करवाई। हमें फर्क नहीं पड़ता, अव्वल तो आपको इसे गोली सीने में मारनी चाहिए थी। इम्प्रेसिव। उमाइमा की बात सुने वो मुस्कुराकर बोली। ईसा को उस बहादुर लड़की ने खूब मुतासिर किया था। बातों बातों में अनहरा ने उन्हें बताया कि वो एक बॉडीगार्ड है, मगर जिसकी थी वो अब पाकिस्तान से जा चुकी है, इससे अब वो काम की तलाश में भटक रही है। उसके अच्छे अखलाक और सादा तबीयत पर उन तीनों ने अनहरा को भी साथ चलने का कहा था, जिस पर अनहरा भी खुशी खुशी राजी हो गई थी। वो तीनों मुस्कुराती गाड़ी की तरफ बढ़ी। उससे पहले अनहरा ने दर्द की ओट में खड़े आन को थम दिया था, जिस पर वो भी सर हिलाता मुस्कुराकर गाड़ी की तरफ चला गया। पहला मिशन डन हुआ।
तो वहाँ से निकलने से पहले अनहरा ने अपना दूसरा काम भी सरअंजाम दे दिया था। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी बीच पे आके रुकी थी। वो सब भागते वहाँ पहुंचे, मगर अफसोस उनके आने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। लगता है हमने देर कर दी है, नताशा हद अफसोस से बोली। डैम इट। आर्यन ने सबके बावजूद अपने हाथ गाड़ी की बोनट पर दे मारा था। मुरसलीन, वक्कास और फैसल अपनी जगह परेशान खड़े थे, मगर एक तरफ से उन्हें अजीब सा इत्मीनान भी था। क्या हुआ? मिली वो? कहाँ है वो सब? अफाफ कहाँ है? ताहा जो अभी वहां पहुंचा था, खुली सांस में इतने सवाल पूछ गया, मगर जवाब किसी के पास नहीं था। बड़े पापा, डैड, बताए ना कहाँ है वो? उन सबके उतरे चेहरे देख उसके लहजे में मजीद परेशानी रकम हुई। हम लेट हो गए था, वो यहाँ से जा चुकी हैं। शिट शिट शिट। बेदर पे गाड़ी के टायर पे ठोकरें रसीद करते वो अपने आप ही से बाहर हुआ था। वो मिल जाएंगी। हौसला रखो ताहा। आर्यन ने बेख्तियार उसे सीने से लगाया। वो जानता था मोहब्बत जब किसी इंसान से बेहद हो जाए और उसका चेहरा दुनिया की साजिशों में अचानक गुमसा हो जाए, ढूंढने पर भी ना मिले, तो इंसान की तकलीफ किस साने पर जा पहुंचती है। उनकी लोकेशन ट्रेस करो नताशा। तैमूर जो परेशान सा खड़ा था, उसका मोबाइल बजा। वो अननोन नंबर देखकर एक्सक्यूज मी बोलकर उनसे 10 कदम की दूरी पर आया, मगर कॉल उठाने से पहले ही कॉल कट चुकी थी। वो दोबारा कॉल करता, उसे व्हाट्सएप पर तस्वीर रिसीव हुई। उसे जैसे ही वो तस्वीर दिखी, उससे और हैरत से उसकी दिमागी नसें थन गई। उसे तस्वीर को जूम किया, मगर उन तीनों के अलावा और कोई नजर नहीं आया। उसके और बैकग्राउंड पर भी वही जगह थी जहाँ अभी वो मौजूद थे। ईसा, उमाइमा और अफाफ के अलावा उसे सिर्फ उनकी गाड़ी नजर आई थी। अभी वो नंबर डायल करता, पहले ही उस नंबर से कॉल आ चुकी थी। अहमद ने बिना देर किए यस की। हेलो। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मिस्टर इडियट। चहकती हुई आवाज़ अहमद के कानों से टकराई। उसने सबसे मुठ्ठियां भींच ली। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ये काम तुम्हारे उस डरपोक बॉस का ही हो सकता है। पीठ पीछे वार करना ही तो उसे आता है। वो गुस्से की ज्यादती से घुराया। भला 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 भला, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में वो बोली, तो अहमद मजीद सुलग गया। तुम बताओ वो कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। मेरी गर्दन दबाने के लिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है मिस्टर इडियट, जहाँ अभी मैं और वो लड़कियाँ मौजूद हैं। लड़की तुम? हाँ, अनहरा आज़मी नाम है मेरा। उससे फ़ौरन से उसकी तस्दीक ही। अंदाज अभी भी बेफिक्रा सा था। अहमद ने उसकी टोन समझते गहरा सांस भरा और फिर से कहा। क्यों कर रही हो ये सब? चाहती क्या हो तुम? बताओ कितनी रकम लोगी उनका पता बताने के लिए? अहमद जैसे बेबस सा हुआ। पहली बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ मिस्टर इडियट, ये मेरा काम है, मेरे बॉस का नहीं। और ये सब करने का मकसद बदला है, वो भी तुमसे। तो मुझसे बदला लो ना, उन्हें क्यों बीच में ला रही हो? वो चीख पड़ा। वो क्या है ना मिस्टर एएसपी अहमद शाह जी, मुझे मालूम हुआ है तेरा आर्यन मलिक की बेटी पर दिल आ गया है, मगर मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आई डोंट केयर। अहमद ने टका सा जवाब दिया। ये बताओ चाहती क्या हो, और अगर बदला ही लेना है तो बताओ। सजा में भुगतने के लिए तैयार हूं। अहमद ने सफ़ेद झंडी दिखाते हुए कहा। नारा का कह का उभरा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और जवाब मेरी पसंद के होने चाहिए। मुझे तुम्हारी पसंद नहीं मालूम। सपाट अंदाज में कहा गया। सवाल सुन के सब समझ जाओगे मिस्टर इडियट। ओके पूछो। हेमर ने दानपी से बोलो। मैंने सुबह अनहरा आजमी से जो कुछ कहा उसके लिए माफी मांगता हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। मोबाइल पकड़कर सख्त करते हुए मदम आवाज में घुराया। ओके, ढूंढते रहो फिर उन्हें। ओके बोल रहा हूँ। वो कॉल कट कर दी। ईसा के ख्याल ने उसे बोलने पर मजबूर किया। शाबाश, जल्दी बोलो। मैंने तुमसे जो मेरा नाम लेकर कहना, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अनहरा आजमी से जो कुछ कहा उसके लिए माफी मांगता हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। जैसे तैसे ही सही, मगर अहमद भूल गया था। मैं तुझे बता नहीं सकती, तेरे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वो शरीर लहजे में बोली, तो अहमद ने दिल ही दिल में उस घड़ी को कोसा था जब वो फितना उससे टकराई थी। ओके, अगले सवाल का जवाब हाँ और ना में देना है। और कितने सवाल हैं? वो चीखी पड़ा। ये आखिरी है, उसके बाद सजा सुनाऊंगी। वो मजे से बोली। एएसपी अहमद शज्जी कमीना है। अनहरा हंसी दबाकर बोली। अहमद को लगा उसके कानों से धुआं निकल रहा हो। अब उसे खुश करने के लिए उसे उसको कमीना भी कहना पड़ेगा। दिल चाहा मोबाइल समंदर में उछाल दे, उस फितना को गोली से उड़ा दे, मगर फिर पीछे मुड़े मलिक विला वालों की तरफ देखा और हाँ कह दिया।
उससे खुद को कमीना होने का लग खुद ही दे डाला था। मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो। हाँ। अहमद ने तकरीबन चीखते कहा। हाँ क्या? जवाबन वो बेनियाजी से बोली। अहमद जानता था वो क्या सुनना चाहती है। हाँ, एएसपी अहमद शज्जी कमीना है। उतान पीसा एक ही सांस में बोल गया। यकतरफा मोहब्बत की खातिर वो एक लड़के के हाथों कठपुतली बनकर रह गया था। उसे अपनी इतनी तौहीन कभी महसूस नहीं हुई थी। तुम याद रखना नेहरा काज़मी, मैं तुमसे बदला लूंगा, और ऐसे लूंगा कि तुम सारी जिंदगी मेरे होने पर पछताओगी। अनहरा की हंसी थम गई, वो भी सीरियस हुई थी। अनहरा आज़मी ने पछताना नहीं सीखा। एसपी, वो गोली मार के आगे बढ़ने वालों में से है। सजा बताओ। मुझसे निकाह करना होगा। एड्रेस बताओ। मतलब वो राजी था। अनहरा का दिल जहाँ डांस करना शुरू कर दे, पर अगर वो इस वक्त अहमद का चेहरा देख लेती और आंखें बढ़वाती तो उसे ये इतराफ़ खुद के लिए किसी सजा से कम न लगता। एड्रेस सेंड कर रही हूँ। अहमद ने मोबाइल कान से हटाया। एड्रेस कॉटेज का था, जहाँ कभी कभी मलिक विला वाले छुट्टियां गुजारने जाते थे। वो वापस से उन सब की तरफ आया। लोकेशन ट्रेस हुई? अहमद के पूछने पर मुरसलीन ने वो अंगूठी आगे कर दी जो उन्हें वहीं पड़ी मिली थी। मतलब अब वो बिल्कुल बेबस हो चुके थे। अहमद ने उन सब के तारीख चेहरे देखे, मगर उसे बहाना बनाना था। क्या यहाँ से दूर आपका कोई कॉटेज है सर? अहमद ने इंतहाई मकारी सवाली अंदाज से पूछा। आर्यन ने इस बात में सर हिलाया। मेरे ख्याल से हमें कॉटेज जाना चाहिए सर। अहमद ने फौरन कहा। सबने सवाली नजरों से देखा। एक्चुअली मुझे अभी याद आया है, मैंने कुछ दिन पहले ईजा मैडम को किसी से बात करते सुना था। वो कॉटेज जाने का प्लान बना रही थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सब वहीं होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि कॉटेज को यही रास्ता जाता है। फैसल के कहने पर सब 100 की स्पीड से गाड़ियों की तरफ भागे थे। वैसे ऐसा क्या हो गया इतने से दिनों में भाई? क्या आपने फ्लर्टिंग की सारी हदें ही पार कर दी हैं? यहान ने आईब्रो उचकाई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे भाई मत कहा करो। आप बात को घुमा रहे हैं। खान ने आंखें दिखाई तो सिकंदर ने उसे घूरी से नवाजा। वैसे आप फ्लर्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कभी मुझे भी सिखाइएगा प्लीज। उसे फिर से फिक्रा उछाला। सिकंदर चुप साधे मोबाइल में मगन रहा बैठा रहा। वैसे भाई, आप उसे एक बार अपना चेहरा दिखा दें। मेरी बात माने वो भागी भागी आएगी आपके पास। इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। यहान के जुमले पर सिकंदर ने उसकी गर्दन दबोची थी। वो जो मशवरा देकर बतीसी निकाल रहा था, एकदम से गड़बड़ाया था। बकवास बंद करो। वो धाड़ा। मैं तो मजाक कर रहा था। सच्ची प्लीज गर्दन छोड़े, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। यहान ने गर्दन छुड़वाते हाँक लगाई। वो गाड़ी से बाहर निकल गया। सिकंदर नफी में साहिल आता उसके पीछे निकला। 6 बज चुके थे। शाम के गहरे साए फैल रहे थे। कॉटेज लाहौर से दूर कम आबादी वाली जगह पर कायम था, जिसके चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। वहाँ बहुत कम मिकदार में लोग रहते थे। उन चारों ने घूम फिर कर कॉटेज का अच्छी तरह मुआयना किया। अभी वो सब लाउंज में बैठी थी। तो मतलब आप विला में बगैर बताए आई हैं? उससे एक्टिंग करते कहा। हाँ, आप भी का आइडिया था, वो आप शर्ट से बोली। वो दोनों मुस्कुरा उठी। कुछ दिनों बाद इन दोनों का निकाह है, तो मैंने सोचा उससे पहले इनके साथ एक अच्छा सा दिन गुजारा जाए, क्योंकि निकाह के बाद तो इन दोनों को अपने उनसे टाइम नहीं मिलना। ऐसा जरा सा मुस्कुरा कर हंसी। वो दोनों निकाह के मुंह पर ऐसे मुंह बना रही थी जैसे कड़वा करेला चबा लिया हो। आप भी क्या हम इस निकाह के फंडे को कुछ टाइम के लिए ऑफ नहीं कर सकते? उमायमा ने नसें तिरछी करके पूछा। इस समय तनहरा भी उसकी शक्ल देखकर हंस पड़ी। ओके ओके, कर दिया ऑफ, चलो खाने की तैयारी करते हैं। जी आप ही, आप लोग जाएं खाने की तैयारी करें, मैं ज़रा रेस्ट कर लूं, और जब खाना बन जाए तो बुला लीजिएगा, मुझे बहुत भूख भी लगी है। वहीं सोफे पर लेटी अफाफ ने नया हुक्म सादिर किया। उसके मासूमियत से कहने पर वो तीनों ही मुस्कुराती किचन की तरफ चल पड़ी। वो एक खुला और खूबसूरत किचन था। उमायमा ने फ्रिज खोला और अपना एक दिन पहले मंगवाया सारा सामान किचन में पाकर वो मुतमईन हुई थी। पिज़्ज़ा और उन दोनों ने खाना बनाना शुरू किया। साथ वो बातें भी कर रही थी। उमायमा की नज़र बार बार अनहरा की तरफ जा रही थी। फिर एकदम से मुस्कुराती वो उसके सामने आई। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम हमें सिर्फ कंपनी भी दे सकती हो। उमायमा की कहने की देर थी। अनहरा हर शय को दूर करते हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ी। एक्चुअली मैंने कभी कोई काम नहीं किया, उसे सच बताया। मुझे भी किचन में काम करने का कोई शौक नहीं है। बस आर्यन मलिक की मासूम बीवी ने डांट डांट कर थोड़ा सा खाना बनाना सिखा ही दिया है। सो क्यूट। उसके अंदाज से गुफ्तगू में और क्यूट शक्लों पर अनहरा उसके खाल खींचती हंसी थी। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा?
अहमद ने संजीदगी से याया को मुखातिब किया। यही कि बड़े पापा और बाकी सब कुछ इतना परेशान होना चाहिए, वो उतने परेशान मुझे नहीं लग रहे। याया झुंझला कर बोला। मतलब मतलब यार देखो, मलिक विला की 3 शहजादियां उनके बाकोल। सुबह से लापता हैं और उन्होंने किसी को खबर क्यों नहीं की, किसी डीआईजी को या किसी और पावरफुल? तुम्हें लगता है या लाहौर शहर में आर्यान मलिक से ज्यादा पावरफुल कोई और होगा? उसके सवाल में दम था। याया पुरसोच हुआ। और अगर खबर कर भी दें तुम्हारे बाकोल किसी डीआईजी को, तो मामला मजीद बिगड़ सकता है। खबर दुश्मन तक भी जा सकती है, इससे एहतियात लाजमी है। वो तो ठीक है, मुझे बस सबसे ज्यादा स्नो वाइट की फिक्र हो रही है। इज़ा अपना ख्याल रख सकती है, मगर यार वो बहुत मासूम है। इज़ा उन दोनों का ख्याल कैसे रखेगी अगर कुछ गलत हो गया तो? याया खुद से ही मुखातिब हुआ। अहमद उसकी सरगोशियां सुने धीमे से हंसा। मेरा नहीं ख्याल याह्या, तुम्हें उस लड़की की फिक्र करनी चाहिए जो मार्शल आर्ट की चैंपियन रह चुकी है। अहमद का जुमला उसे अपनी जगह गुम कर गया। याया बेयकीनी से उसे तकने लगा, जो उसके बदले तासुरात से खत उठा रहा था। मार्शल आर्ट की चैंपियन? उसे वो लफ्ज़ दोहराए। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो भी स्नो वाइट? नहीं, स्नो वाइट नहीं, उमायमा शाह। अहमद ने उसकी तस्दीक की। मगर कब, कैसे? वो सवाल वाजिब था। अहमद ने जवाब देना ज़रूरी समझा। वो हर रोज शाम को ट्रेनिंग के लिए ही जाती है। याया को ईसा का कहा जुमला याद आया। तकरीबन 1 डेढ़ माह से। वो मज़ीद बोला। मगर मुझे कुछ क्यों नहीं मालूम, ये मलिक विला के तमाम इंकशाफात सबसे आखिर में याह्या मीर पर ही क्यों होते हैं? वो सदमे में बोल रहा था। आग लगे चाहे बस्ती में, याह्या मीर रहता है अपनी मस्ती में। अहमद ने उसका अक्सर दोहराया जाने वाला जुमला दोहराया, जिसका मतलब समझते याया बच्चों जैसे मुंह बसोर कर रही क्या। वो याह्या मीर था, वो आवारा बादल जैसा था, अपनी मस्ती में मगन। तुम मुस्कुराना बंद करोगे अब? याया उसे मुसलसल मुस्कुराते देखकर एकदम से चिढ़ते हुए बोला, तो अहमद ने मजबूरन रुख फेर लिया। अगर इसकी खबर झूठी हुई तो इसे ख़त्म करके वापस आना, और अगर इसकी खबर सही निकले तो इन तीनों के साथ साथ उसे भी साथ ले आना। बादशाह खान खुद इसे इनाम से नवाजेगा। ओके डैड, श्योर। शहंशाह ने हपासत से सुनते मोबाइल पॉकेट में रखा। जैसे तैसे वो सिकंदर की अताब से बचते बचाते मलिक विला की मुखबरी कर रहे थे, और जो खबर उनके हाथ लगी थी वो उनके लिए किसी हरसाने से कम नहीं थी। मलिक विला की प्रिंसेस अकेली हैं, आखिर मौका मिल ही गया। शहंशाह कॉटेज के गिर्द चक्कर लगाते शैतानी हंसी हंसा। वो तीनों तकरीबन खाना बना चुकी थीं। अफाफ वहीं सो गई थी। अनहरा को खिड़की से बाहर किसी का साया नजर आया। वो बात करते करते एकदम से रुक गई। उससे बाहर झांकना, मगर सामने कोई नहीं था। मगर एहतियात बरतते उससे फ़ौरन से हान को कॉल मिलाई थी। हेलो एनी। हान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ नहरा, सब ठीक है? हान के पूछने पर सिकंदर ने उससे मोबाइल छीनते खुद कान से लगाया। क्या हुआ है नहरा? सिकंदर की भारी आवाज़ गूंजी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा भा। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई है। तुम वहीं रहो, उनके पास हम आ रहे हैं। शहंशाह अपने साथ 20 गार्ड्स को लाया था। उन्हें वहीं तैनात किए। वो खुद बैक डोर से कॉटेज में दाखिल हुआ। साथ 3 गार्ड्स ही मौजूद थे। अंदर जाते पीछे से आते सिकंदर ने देखते ही पहचान लिया था। हेलो नहरा, कैन यू लिसन टू मी? सिकंदर की आवाज़ उसके एयरपिस में उभरी। यस आई कैन। अनहरा, बी अलर्ट। शहंशाह कॉटेज में एंटर हो चुका है। सबसे पहले खुद को कवर करो, और फिर उस देसी लड़की अफ़ाफ को। सिकंदर के हुक्म के मुताबिक अनहरा ने फ़ौरन से मास्क निकाला था और किचन की तरफ आई। बी अलर्ट ईसा, उमाइमा, तुम लोगों के दुश्मन यहाँ तक आ गए हैं। मैंने बाहर से किसी को अंदर आते देखा है। अनहरा की धीमी आवाज़ पर उन दोनों को शौक लगा। क्या इस जहां में हम इन दुश्मनों के बगैर सांस नहीं ले सकते? ईसा शर्ट की कप फोल्ड करती बाहर की तरफ बढ़ी। मेरे ख्याल से नहीं। उमाइमा भी उसके पीछे हुई। तुम दोनों बाहर नहीं जाओगी। अनहरा ने उनका रास्ता रोका। मैं अफाफ को लेने जा रही हूँ, तुम दोनों अंदर रहना। मैं सब संभाल लूंगी। वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अगर शहंशाह उनके सामने उसे पहचान लेता है तो उनका सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अनहरा बाहर की तरफ भागी। आप भी मुझे बाहर जाना है। होश से काम लो उमाइमा। अगर अनहरा ने कहा है तो कुछ सोच कर ही कहा होगा। ईसा ने उसे दिलासा दिया। कॉटेज टॉप फ्लोर पर मुश्तमिल था। शहंशाह खुद ऊपरी फ्लोर पर गया था, जबकि कार्स को उससे नीचे वाले फ्लोर पर उन्हें ढूंढने को कहा। अफाफ गहरी नींद सो रही थी। लॉन्च से मुलाका किचन से बाहर निकलते अनहरा ने अपनी चील जैसी निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई। लॉन्च में कोई नहीं था। वो दबे पाँव बाहर आई। वो उनका मुकाबला डट कर सकती थी,
मगर अभी अफ़ाफ की जान उसे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि उसे हुक्म मिला था